देश के प्रधानमंत्री ने वायदा किया था देश के लोगों के साथ, अगर बीजेपी देश में सत्ता में आ गई तो हमें स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर देंगे। प्रधानमंत्री ने वायदा यह भी किया था कि किसान की फसल का जो लागत मूल्य है, जो खर्चा है उससे उसको 50% ज्यादा देंगे और मालो माल कर देंगे। कहा तो ये भी था कि कर्जा भी माफ करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपना वायदा पूरा करने के बजाय इस तरह के कानून बना करके उस देश को कैसे उसकी जमीन से बेदखल किया जाए। हमने मांग करी थी कि अपने किए हुए वायदों को पूरा करे, ये कृषि के कानून खत्म करे, जहां केंद्र की सरकार को किसान की बात को मान करके अपना वायदा पूरा करना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं हमारा इम्तिहान ले रहा है। वो ये देखना चाह रहा है कि इस किसान को कितने दिन इस तरह की लड़ाई लड़ेगा। शायद उसको इस बात का पता नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी कोई आंदोलन किया ही नहीं, कभी कोई लड़ाई लड़ी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोगों ने तो केवल कैसे लोगों को आपस में लड़ाया जाए इसके लिए योजनाएं बनाई। इन आरएसएस के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो हिंदू और मुसलमान के नाम का नारा देकर के सत्ता में आए। ये तो सिख और हिंदू को भी लड़ाना चाहते थे। इन लोगों की तो सोच एक है कि हर वर्ग के लोग आपस में लड़े, तुम्हारा दाव लगा रहे। अगर देश के प्रधानमंत्री ने देश की आजादी की लड़ाई को देखा होता, देश आजाद कैसे हुआ उसकी किताबों को पढ़ा हुआ होता, तो फिर देश का प्रधानमंत्री इस किसान को आंदोलन करने पे मजबूर नहीं करता, फिर इनकी बात को मान लेता। शायद देश के प्रधानमंत्री को इस बात का एहसास नहीं है कि इस देश की आजादी के अंदर सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो किसान का है। और लंबी लड़ाई लड़ करके इस देश को, देश के आजाद कराने में किसान ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। सबसे पहले इसका विरोध किया, जहां हमने अपने लेवल पे इसका विरोध किया, वहीं पंजाब के किसान ने उसी वक्त अपने प्रदेश के अंदर जो केंद्र की सरकार की तरफ से रेल के मार्ग थे वो सारे बंद कर दिए। वहां उन्होंने सारे टोल जो वो फ्री करा दिए। रिलायंस कंपनी के जो बड़े बड़े मॉल थे, जो पंप थे, उनको बंद करा दिया। उन्होंने उस आंदोलन को आज से करीब 7 महीने पहले शुरू कर दिया था। 3 महीने अपने प्रदेश में लड़ाई लड़ते लड़ते उन लोगों ने यह फैसला कर लिया कि अब तो दिल्ली कूच करना पड़ेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जहां हमारी प्रदेश की सरकार ने सड़कों में गड्ढे खुदा दिए, जहां कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी, जहां तारें बिछा दी, जहां उन्होंने बड़े बड़े कैंटर जो है ला करके ये खड़े कर दिए। लेकिन जब पंजाब का किसान हमारे प्रदेश में प्रवेश कर रहा था तो हरियाणा के किसानों ने उनकी खुल करके मदद करी और सरकार की जितनी वादाएं थी वो सारी खत्म करके दिल्ली के बॉर्डर पे आकर के बैठ गए। ये मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी बंद हो जाएगी। हमने उसी वक्त पार्टी की मीटिंग बुलाई और पार्टी की मीटिंग बुला करके उस मीटिंग में यह फैसला किया कि हम इन तीनों कृषि के काले कानून जो बनने जा रहे हैं आने वाले समय में, उसका न केवल विरोध करेंगे बल्कि डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर के ऊपर पार्टी के लोगों को इकट्ठा करके देश के प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन देंगे और उनसे मांग करेंगे कि कानून बनाने की बजाय इनको निरस्त किया जाए, इनको रद्द किया जाए और एमएसपी का कानून बनाया जाए ताकि किसान जो है खुशहाल हो सके। 4 महीने में अगर इस आंदोलन को 4 साल भी चलाना पड़ेगा तो भी मुझे लगता नहीं है कि किसान कहीं इस आंदोलन से पीछे हट जाएगा।
इस आंदोलन से एक फायदा हुआ है। हमारे जो आपस में छोटे मोटे मतभेद होते थे, जो राजनीतिक तौर पे हमें लोग गुमराह करके आपस में लड़ाते थे, जो कहीं अपना फायदा उठाने के लिए हमारे बीच में जो खाई पैदा करते थे, इस नरेंद्र मोदी ने कृषि के 3 काले कानून बना करके हमारी उस लड़ाई को खत्म कर दिया। हमारा आपसी भाईचारा फिर से कायम हो गया कि नहीं हो गया? ये अब भी कोई लड़ाई है? अगर भाईचारा खत्म ना हुआ होता थारा, ये भाईचारा बना ना होता, अगर वो छोटे मोटे विवाद खत्म ना होते, तो फिर ये बीजेपी वाले पंचायत के चुनाव भी करा देते। अब इनको पता लग गया कि अगर पंचायत के चुनाव हो गए, जिला परिषद ब्लॉक समिति के चुनाव हो गए, तो लोगों ने जिस तरह से इस आंदोलन के अंदर गांव-गांव के अंदर एक एक व्यक्ति का उससे कैसे जुड़ाव हो, इसके लिए जहां चंदा देने का काम किया, जहां इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाई, रोजाना अपनी ड्यूटियां दी, उसी तरीके से लोग कहीं पंचायत करके बैठ करके पंचायतें अपनी ना बना ले। इस डर के मारे इन्होंने चुनाव नहीं कराया। अगर चुनाव करा ले तो इस बीजेपी का जेजेपी का दिवालिया पिट जाएगा कि नहीं पिट जाएगा? इन दोनों को तो मेरी ख्याल कोई पर्ची देगा भी नहीं। कोई जब भूल चुक के पर्ची दे आए तो गांव वाले फिर उसको गांव से बाहर भी कर दें। उसने भी कहते भाई तू भी मेरे साथ शामिल हो ले, तू भी बाहर हो। मेरा कहने का मतलब है कि आज जो है इस किस्म के हालात इन लोगों ने प्रदेश में बना दिए कि आज हर व्यक्ति जो है अपने छोटे मोटे विवाद को भूल करके इनके असली चेहरे को पहचान चुके हैं। इनकी नीयत क्या थी, इनकी सोच क्या थी, ये कैसे इस प्रदेश को तोड़ना चाहते थे, इस देश के किसान को कमजोर करना चाहते थे। मुझे क्या करना है? उसी दौरान हुड्डा और किरण दोनों खड़े होकर के चल पड़े। मैंने कहा कहां जा रहे हो? कहने लगे हम तो वॉकआउट कर रहे हैं। मैंने कहा अगर तुम वॉकआउट करोगे तो जो किसान लाखों की संख्या में धरने पे बैठे हैं वो क्या सोचेगा? लेकिन वो वॉकआउट करके चले गए, मैं वहीं बैठा रहा। स्पीकर ने मुझे समय दिया बोलने के लिए। मैंने स्पीकर से पूछा कि आज तो जितने विपक्ष के लोगों का टाइम है मुझे अकेले को मिलेगा, आज तो मुझे बोलने से नहीं रोकोगे, आज तो ये नहीं कहोगे बैठ जाओ, आपका टाइम इतना ही था। तो कहने लगा कि नहीं आज आप खुल करके बोलो। मैं लगातार 1 घंटे तक इन कृषि के 3 काले कानूनों के विरुद्ध में जो मुझे जानकारी थी अपनी तरफ से एक बात रखी और खुल करके इसके ऊपर किसान का पक्ष रखा। आखिर में जब मैं आने लगा तो कुछ एमएलए कटाक्ष कर रहे थे जब मैं अपनी बात खत्म कर रहा था। जब मुझे स्पीकर बारी बारी टोकने लग गया कि आपने बहुत ज्यादा समय ले लिया, तो मैंने कहा मुझे एक आखिरी बात कहनी है और आखिरी बात कह करके मैं इसको खत्म कर दूंगा। मैंने उस वक्त एक ही बात कही थी। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, आपकी पार्टी के लोग जो है अर्धनंगन होकर के और उस वक्त की कांग्रेस की सरकार से मांग करते थे कि एमएसपी लागू करो। उस वक्त ये बात कहते थे कि गेहूं का दाम जो है कम है, इसको बढ़ाओ। साइकिलों पे जाकर के प्रदेश भर में प्रचार करते थे, फिर अर्धनंगर होकर के कमीज निकाल करके धरना देते थे, प्रदर्शन करते थे। मैं बोला आज तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है कि जिस चीज की तुम डिमांड करते थे उसको पूरा करो। और अगर आप नहीं पूरा करोगे तो फिर ये जो किसान आज लाखों की संख्या में धरने पे बैठे हैं, पहले तो तुम अपने कपड़े उतार करके प्रदर्शन करते थे, अब ये तुम्हारे कपड़े उतारेंगे। उसकी शुरुआत होगी कि नहीं होगी? अबोर का एक एमएलए था पंजाब का, बीजेपी का, मलोट में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं अपना पार्टी का पक्ष रख रहा था। वहां किसान इकट्ठे हो गए
और किसानों ने इकट्ठे होकर के जब उसका विरोध किया तो पुलिस उसके बचाव में आई। जानबूझ करके कैसे माहौल को खराब किया जाए, इसके लिए बीजेपी ने ये शरारतें शुरू की। माहौल खराब करना चाहते थे, लेकिन लोगों ने भी उनको सबक सिखाने के लिए उसके कपड़े उतार के नंगा करके उसको वहां से निकालने का काम किया। उसी दिन यह तय कर लिया था कि मैं ऐसी विधानसभा का सदस्य नहीं रहूंगा जिसमें किसान के खिलाफ कोई कानून पास किया जाए। मैंने उनको कहा कि आप लोगों ने 26 जनवरी का ऐलान कर रखा है कि हम ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे, हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे। मैंने कहा 26 जनवरी तक अगर केंद्र की सरकार ने कोई फैसला किसान के हक का नहीं किया तो 27 को इस्तीफा दे दूंगा। मैंने जब उनको बता दिया और प्रेस के लोग वहां खड़े थे, जब उन्होंने ये सारी बात लिखी तो लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं करी थी। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि ये तो ड्रामे हैं। और 26 तारीख को जब तिरंगे के अपमान की बात को लेकर के टेलीविजन के अंदर भाजपा के लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत उस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करी, उस आंदोलन को कैसे कमजोर किया जाए, कमजोर करने की कोशिश करी, तो मेरे पास 26 की रात को भी 27 को सुबह भी बहुत सारे फोन आए और बहुत सारे फोन कांग्रेस के साथियों के भी आए। बहुत सारे फोन जो है मेरे पास बीजेपी के नेताओं ने दूसरों से कह के करवाए। मेरे पास चौधरी रणजीत सिंह का फोन भी आया। वो कहने लगे कि अब तो आंदोलन जो है बदनाम हो गया, अब तो कमजोर पड़ गया, क्या अब तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्या तेरे इस्तीफे का कोई मायना नहीं रहेगा। मैंने उनसे कहा, मैं बोला मेरे इस्तीफे से आंदोलन फिर जोर पकड़ जाएगा। वो कहने लगी वो कैसे होगा। मैं बोला तुम जिसको बदनाम करना चाहते हो उसका असली चेहरा कल शाम तक साफ हो जाएगा। और मैंने 27 को जब इस्तीफा दे दिया, उसके साथ साथ जब जो लोग तिरंगे का अपमान कर रहे थे उनके चेहरे सामने आ गए, आम आदमी को ये पता लग गया कि तो आंदोलन को बदनाम करने के लिए भाजपा का षड्यंत्र था, तो आंदोलन अपने आप दोबारा फिर से खड़ा हो गया। का सत्र चल रहा था जब ये आंदोलन शुरू हुआ था। मैं उस वक्त एमएलए था, तो मैंने इस्तीफा नहीं दिया था। और उस सेशन के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से एक प्रस्ताव लाया गया था। जब वो सेशन शुरू हुआ था तो हम इस बात को लेकर के बारी बारी स्पीकर से कह रहे थे कि सारे काम को रोक करके पहले किसान आंदोलन पर चर्चा कराई जाए। ये तीनों कृषि के काले कानून बनाने की वजह से जो आज हालात देश में प्रदेश में हुए, पहले उस पर बात हो। तो मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से एक प्रस्ताव ला करके उस पर चर्चा शुरू कराई थी। और मुख्यमंत्री जो प्रस्ताव लाया था उसमें लिखा यह था कि हम तीनों कृषि के नए जो कानून बने उसका समर्थन करते हैं। वहां जो विपक्ष के लोग थे, हमारी सबकी यह जिम्मेवारी बनती थी कि हम उस प्रस्ताव का विरोध करते, किसान के पक्ष की बात विधानसभा में रखते। लेकिन हैरानी की बात थी, संख्या तो कांग्रेस के लोगों की ज्यादा थी। कांग्रेस के तो 30 विधायक थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उनकी जिम्मेवारी बनती थी, उनका फर्ज बनता था कि जो प्रस्ताव आया था उस प्रस्ताव के खिलाफ लड़ाई लड़ते, विधानसभा के अंदर सरकार के सामने किसान का पक्ष रखते, सरकार को उसकी गलती का एहसास करवाते, उसको मजबूर करते कि जो प्रस्ताव तुम लेकर के इस प्रस्ताव को वापस लो। लेकिन बड़ी हैरानी की बात थी, मैं तो ये मान के चलता था कि आज सरकार को घेरने का काम करेंगे, आज सरकार को सबक सिखाएंगे, आज सरकार के असली चेहरे को लोगों के सामने उजागर करेंगे। मेरी तो सोच ये भी थी उस दिन कि जो ये रोज टोल के ऊपर बीजेपी के जेजेपी के नेता आते थे,
जो जेजेपी वाले आकर के टोलों पे खड़े होकर के धरनों में शामिल होकर के कहते थे कि हम किसान के साथ हैं, मेरी ये सोच थी कि आज उनको 100% उनके चेहरों को उजागर करेंगे, आज उनकी असलियत लोगों को पता लगे। या तो वो किसान के साथ होंगे तो हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, और अगर वो किसान के साथ नहीं होंगे, सरकार के साथ होंगे, तो फिर दोबारा किसी टोल पे जाने की हिम्मत नहीं करेंगे, फिर किसी धरने में नहीं जा सकेंगे। हम तो इस सोच के साथ कि मुख्यमंत्री सभा में ऐसा प्रस्ताव लाया जिस पे सरकार को फंसा के खड़ा कर दिया, मैं उसमें खुल करके चर्चा करना चाहता था। कांग्रेस के लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मेरे साथ सारे कांग्रेस के साथी बैठते हैं। मैंने उनसे पूछा कि तुम शोर किस लिए मचा रहे हो? तुम पहले इस बात को लेकर के किस लिए शोर कर रहे हो कि इसके ऊपर पहले वोटिंग होनी चाहिए? अगर वोटिंग इस पे हो जाएगी तो फिर चर्चा कैसे होगी? फिर तो प्रस्ताव पास हो जाएगा। इसलिए पहले हमें इसके ऊपर लड़ाई लड़नी चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। लेकिन उन्होंने शोर मचाया, शोर मचा के स्पीकर के बेल में खड़े हुए स्पीकर ने उनको नेम कर दिया, बाहर निकाल दिया। कुछ लोग तो नेम होकर के चले गए। हुड्डा और किरण चौधरी दोनों अंदर बैठे थे। मुझे स्पीकर पूछने लगा कि अभय जी आप भी वॉकआउट करोगे कि इस पे बोलना चाहोगे? मैंने कहा मुझे विधायक इसलिए चुन करके लोगों ने भेजा है कि मैं तुम्हारी पोल खोलूं। मुझे इसलिए चुन करके भेजा है कि मैं किसानों के पक्ष में अपनी बात रखूं। मैं अपनी बात कहूं। इस आंदोलन को ये कहते थे पहले सरकार में बैठे लोग कि खालिस्तानियों का है। जिस आंदोलन को कहते थे ये तो उग्रवादियों का है, अलगाववादियों का है। जिसमें कहते थे ये तो चाइना का सपोर्टेड है, और जिसको ये कहते थे ये सरदारों का है। अब तो ये सारे देश का दुनिया का हो गया कि नहीं हो गया? अभी तो बंगाल के चुनाव के नतीजे जब आएंगे तब इनकी आंख खुलेगी, तब इनको एहसास होगा कि आंदोलन जो है आम आदमी का है। ये आंदोलन किसी राजनीतिक का दल का नहीं, ये आंदोलन किसी नेता का नहीं। इस आंदोलन में तो हर व्यक्ति अपने आप जुड़ गया। अब तो सारा दिन और तो कोई चर्चा ही नहीं है स्वयं इस बात के आंदोलन को लेकर के, या कोई दूसरी चर्चा करते हो गांव में? एक ही चर्चा। एक काम और करियो, अब गेहूं की कटाई का टाइम आ जाएगा। यहां बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे साथी भी हैं जिनको खेत में काम भी करना पड़ेगा। अपने हर गांव के अंदर 10-20 जगह पे बुढ़े ताश खेलते हैं, रोका पीते हैं ना। वो कौन सी गेहूं कटा है? उनकी गेहूं तो सारा दिन ताश है। उन बुढ़े ताश दे दे और उनने यहां भेज दियो सब, ताकि धरना कमजोर ना पड़ा। बीजेपी का एमएलए आज क्या करोगे तुम उसके साथ? तुम एक काम करियो, ये जो पोल है ना बड़े बड़े लगे हुए, नंगा करके इसका बांध दियो। कर दोगे इस काम में? मेरे इस्तीफे की बात चल रही थी। इस्तीफा लाखों की संख्या में केस वो सैकड़ों में आकर के सिमट गए थे। आज फिर लाखों की संख्या में क्यों हो रहे हैं? शुरू हो गए। आज क्यों हो रहे हैं? यहाँ इतने लोग बैठे हैं, आपने किसी को भी देखा है कोरोना पीड़ित लगता है आपने? सर यही तो सवाल था हमारा। क्या यही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार की कहीं ना कहीं गेम प्लानिंग है ये। ठीक है, धन्यवाद।